हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं बहुत अच्छे होंगे आप, और उतनी अच्छी आपकी तैयारी भी चल रही होगी। और उम्मीद करता हूं ज्योग्राफी पढ़ने में बड़ा मज़ा आ रहा होगा। शायद आज से पहले या इस तरीके से अभी तक ज्योग्राफी नहीं पढ़ी होगी आपने, कुछ अलग आपको मिल रहा होगा यहाँ पे। यही स्टडी IQ IAS हिंदी जो चैनल है उसका यही एम है कि जो चीज़ें आपने आज तक पढ़ी हैं उनको अलग तरीके से और उनको उस तरीके से जिस तरीके से वो UPSC की तैयारी में आपको मदद कर सकें, उस तरीके से आपके सामने पेश करना है। आपको जैसा कि पता है कि हम लोग स्टडी IQ IAS हिंदी की किताब को आधार मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपके कुछ कमेंट्स मैंने देखे। ये किताब बिल्कुल अमेजन और फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है, और कमेंट्स में आपके कोई भी डाउट्स होते हैं मैं कोशिश करूँगा उनको सॉर्ट आउट करने की, उनको सॉल्व करने की। आपका सबसे बड़ा जो डाउट है वो है PDF। सर PDF कहाँ पे मिलेगी और कैसे मिलेगी? तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, मुकुल भारद्वाज ज्योग्राफी नाम से आपको एक टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, और उस टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइए। और जितनी भी क्लासेस आने वाली हैं और जितनी भी क्लास हो चुकी हैं अभी तक, उन सब की जो PDF है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो निश्चिंत रहिए, हमारी तरफ से जो जो मटेरियल आपको मिलना चाहिए वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस आप क्या कीजिए, आप पढ़ते रहिए। शुरू करते हैं। आपको पता है कि UPSC IAS के लिए स्टडी IQ IAS हिंदी मीडियम के लिए एक कोर्स लॉन्च करने वाला है। उस कोर्स की प्राइस आप देखोगे तो है 30,500 रुपये, लेकिन आप जैसे ही कोर्स का कोड MB लाइव आप अप्लाई करोगे तो कोर्स की प्राइस कितनी हो जाएगी? 18,999 रुपये हो जाएगी। तो जल्दी कीजिए, कोड को लगाइए, और मैक्सिमम डिस्काउंट इस कोड से आपको मिल जाएगा। और इस कोड को लगाने के बाद इस कोर्स की प्राइस मात्र 18,999 रुपये रह जाएगी। ये वो किताब जिसको हम आधार बना के आगे चल रहे हैं। हम लोग अभी बात कर रहे हैं भूगोल, इस किताब की, भूगोल मूलभूत सिद्धांत, तथ्य एवं संकल्पनाएं। ये दोनों किताबें आपको कहाँ पे मिल जाएंगी? अमेजन और फ्लिपकार्ट ऑनलाइन ये उपलब्ध हैं। और मैं चाहूंगा कि ये किताबें आपके पास हो। क्यों मैं ये कह रहा हूँ आपसे? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ तो साइड में आप ये अपनी किताब खोल के रखिए, या फिर जब क्लास खत्म हो जाए तो अब इन किताबों के जब आप पेज पलट के देखेंगे तो आप पाएंगे कि हम लोग बिल्कुल किस प्रकार अपनी कक्षाओं में आगे बढ़ रहे हैं और कितना हमने सिलेबस UPSC की पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हमने कवर कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग फिर से, जैसी पिछली क्लास में भी हमने शुरू किया था, कि मैं कोशिश करूंगा कि क्लास 1 से रिवीजन करते रहें, हम लोग शुरू करें। और जब तक हमारी 5 से 7 क्लास नहीं हो जाती, मैं यहीं से अपनी क्लास शुरू करूंगा। जब 5 से 7 क्लास हो जाएंगी तब पहली क्लास हट जाएगी रिवीजन से, सेकंड क्लास से हम लोग रिवीजन करना शुरू कर देंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी बार मैं आपको रिवीजन करवा सकूं मैं करवाऊं। मैं मेरा काम यहाँ से पूरा करने की कोशिश करूंगा, और उम्मीद करूंगा कि आप भी उतनी ही शिद्दत से अपना काम कर रहे होंगे। हमने बात करी थी ज्योग्राफी शब्द के बारे में। ज्योग्राफी जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है जियो और दूसरा है ग्राफी। जियो जो शब्द है वो हमने कहाँ से लिया था? हमने वो अंग्रेजी वर्णमाला के एक वर्ड से लिया है जिसका मतलब है जियोइड। बाद में आप पाएंगे कि अंग्रेजी का भी शब्द नहीं है, ये किसी और भाषा का शब्द है। आप जब उस किताब को पढ़ेंगे तो उसमें पता लगेगा कि जियोइड या भूआब, भूआब हिंदी का है, जियोइड जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हम करते हैं, वो ये जियोइड कहाँ से लिया गया है? ग्राफी। ग्राफी का हमने जो शब्द है वो था ग्राफोस। जियोइड की हमने बात करी थी, ऐसी आकृति जो पृथ्वी के समान होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जियोइड। जैसे आयत एक आकृति है, वर्ग एक आकृति है, वृत्त एक आकृति है, उसी प्रकार जियोइड या भूआब भी क्या है? एक आकृति है। इसको हिंदी में आप सब क्या कहते हैं? हिंदी में इसी को आप क्या कहोगे? भूआब। और ग्राफी या ग्राफूज का मतलब है क्या करना? इसका अध्ययन करना। ये बात हमारी हो चुकी थी। हमने बात करी थी कि पृथ्वी का अध्ययन कई प्रकार से किया जा सकता है। पृथ्वी का अध्ययन हम कर सकते हैं सतह के ऊपर और सतह से नीचे। तो हमने बात करी थी अगर सतह के नीचे अगर हम पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं तो इसके लिए एक हमारे पास अलग सब्जेक्ट है जिसको हम बोलते हैं जियोलॉजी। और सतह के ऊपर अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो इसको हमने बात करी थी, इसको हमने बोला था जियोग्राफी। और हम सतह के ऊपर भी किस प्रकार का अध्ययन करते हैं? सतह के उस ऊपर भी हम इस प्रकार का अध्ययन करते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि ये आवास है, किसका? मनुष्य का आवास है। इसी प्रकार हमने एक और शब्द देखा था, अगर आपको याद है, हमने देखा था जियोमेट्री।
जियोमेट्री। इन तीनों शब्दों में अगर आप कॉमन चीज निकालोगे तो क्या दिखेगा, ये जियो। इन 3 जियो का मतलब क्या है, इसका मतलब है पृथ्वी। ये कुछ ना कुछ संबंधित है, कहीं ना कहीं संबंधित है। किससे किससे रिलेट करता है, ये पृथ्वी से रिलेट करता है। ये हमारी बात हो चुकी थी। आगे चलते हैं। आगे हमने बात करी थी कि हम लोग सबसे पहले क्या शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम भौतिक भूगोल शुरू करने वाले हैं, जिसके 4 अध्याय हैं। पहला अध्याय भूआकृतिक विज्ञान, दूसरा समुद्र विज्ञान, तीसरा जलवायु विज्ञान और चौथा आर्थिक भूगोल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आर्थिक भूगोल, लेकिन आर्थिक भूगोल आप बिना इन 3 अध्यायों के नहीं पढ़ सकते। इसलिए हमने सबसे पहले इन 3 अध्यायों को रखा है, ताकि हम नींव बना सकें और इसके ऊपर हम हमारी क्या खड़ी कर सकें, इमारत खड़ी कर सकें। आगे हमने बात करी थी, अध्याय 1 पे हम पहुंचे थे और हमने बात करना शुरू किया था ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। सबसे पहले हमने देखा था कि ब्रह्मांड क्या होता है। ब्रह्मांड क्या होता है, ब्रह्मांड, इसमें अनगिनत क्या है, तारे हैं। अनगिनत क्या है, सूर्य हैं। बहुत सारे ग्रह, उपग्रह, शुद्ध ग्रह, ये सब आपको कहाँ मिलेंगे, ब्रह्मांड में। और इन सब के समूह से बनती है आकाश गंगा। तो ऐसी बहुत सारी आकाश गंगाएं आपको कहाँ मिलेंगी, ब्रह्मांड में। ये बात हो चुकी थी हमारी। फिर हमने बात किया था कि ब्रह्मांड जब हम पढ़ाई करते हैं, जब ब्रह्मांड को पढ़ना शुरू किया हमने, तो 2 दृष्टिकोण बने। पहला दृष्टिकोण बना था पृथ्वी को केंद्र में रखते हुए, और दूसरा दृष्टिकोण बना था सूर्य को केंद्र में रखते हुए। पहले दृष्टिकोण में हमने पाया कि पृथ्वी को केंद्र में रखा गया, और सूर्य के अलावा जितने सौर मंडल में ग्रह हैं वो सब किसका चक्कर लगा रहे हैं, वो सब पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। ये बात हमारी हुई थी। शायद वो डायग्राम भी अब आपको याद आ रहा होगा। बीच में क्या है, केंद्र में क्या रखा है हमने, केंद्र में रखा हमने पृथ्वी को। और कौन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, सारे ग्रह। और इसमें एक तारा भी है जिसका नाम क्या है, सूर्य। ये कैसा दृष्टिकोण था, ये केंद्र में रखा था इसने पृथ्वी को। तो क्या ये दृष्टिकोण सही था, नहीं, ये दृष्टिकोण सही नहीं था। ये बात हमको कैसे पता चली, हमारी थोड़ी सी बात हुई थी पुनर्जागरण को लेके। जब पुनर्जागरण आया, पुनर्जागरण में बहुत सारे वैज्ञानिक खोज हुई। उस बहुत सारी वैज्ञानिक खोज होने के बाद क्या हुआ, गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया, गैलीलियो ने आविष्कार किया टेलीस्कोप का। उस टेलीस्कोप के आविष्कार के बाद हमको ये पता चला कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है। और उसी गैलीलियो के टेलीस्कोप ने हमको ये भी बताया था कि पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी की आकृति भू-आभ है, वो जियोइड है। उससे पहले हम ये माना जाता था कि पृथ्वी शायद चपटी है, मेज जैसे। इसका मतलब ये है कि अगर भारत के कन्याकुमारी से आप बाहर जाएंगे, कन्याकुमारी से जैसे ही आपने बाहर पैर रखा, आप क्या होगा, आप गिर जाएंगे। और गिर के कहाँ चले जाएंगे, पाताल लोक में चले जाएंगे। इस प्रकार की मान्यताएं थी। लेकिन गैलीलियो के टेलीस्कोप ने ये सारी मान्यताओं को तोड़ दिया, ये सारे जो भ्रम थे इन सबको तोड़ दिया। इसीलिए इस पीरियड को क्या कहा जाता है, इस पूरे समय अवधि को कहा जाता है पुनर्जागरण। यहाँ पे मनुष्य क्या हो रहा था, मनुष्य जाग रहा था। आपका भी शायद वो समय आ गया जिसको आप कह सकते हो पुनर्जागरण। तो अब आप भी क्या कर रहे हैं, आप भी जाग रहे हैं। और आपको जगाने की जिम्मेदारी किसकी है, हमारी। दूसरे दृष्टिकोण की हमने बात करी थी, जो था सूर्य केंद्रित दृष्टिकोण। इसमें हमने माना था कि मध्य में, केंद्र में किसको माना था, सूर्य को। और बाकी ग्रह और उपग्रह क्या कर रहे हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो ये है वो सूर्य जिसको केंद्र में रखा, और चारों तरफ सारे ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं। पृथ्वी भी क्या है, ग्रह। इसके बाद हमने कंपैरेटिव दोनों का डायग्राम देखा था, जिसमें हमने देखा था ये केंद्र में है सूर्य और यहाँ पे केंद्र में है पृथ्वी। ये पृथ्वी केंद्रित दृष्टिकोण है और ये सूर्य केंद्रित दृष्टिकोण है। इसमें से कौन सा गलत है हमको पता है आज, ये वाला एकदम गलत है। और कौन सा सही है, ये वाला सही है। इसके बाद हमने क्या बात करी थी, इसके बाद हमने एक सिद्धांत की बात करी थी जिसको हमने नाम दिया था बिग बैंग सिद्धांत। आपको अब अच्छी तरीके से याद आ रहा होगा ये कब हुआ था, ये हुआ था 13.8 अरब वर्ष पूर्व। अच्छा, इसका एक और नाम हमने पढ़ा था, इसको क्या कहा था, एकाकी सिद्धांत। क्यों कहा था हमने इसको एकाकी सिद्धांत, क्योंकि हमने पाया पूरा जो ब्रह्मांड है वो कहां से शुरू हुआ है, वो एक बिंदु से, एक छोटे से बिंदु से शुरू हुआ। उस छोटे से बिंदु में पूरे ब्रह्मांड का द्रव्यमान जब समाहित हो गया तो उसका तापमान बहुत बढ़ गया, और तापमान बढ़ने के साथ क्या हुआ, उसमें बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। उस विस्फोट का नाम हमने क्या दिया, उस विस्फोट का नाम हमने दिया बिग बैंग। इसका घनत्व अनंत था, बिंदु एकल था और तापमान बहुत अधिक था। और कितने वर्ष पूर्व हुआ था, 13.8 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। इसके बाद हमने इस डायग्राम की बात करी थी। मैंने ये भी कहा था ये आपकी कॉपी में होना चाहिए। आशा करता हूं आप सबने अभी तक ये डायग्राम बना लिया होगा। महाविस्फोट हुआ था, उसके बाद हमने बात करी थी परमाणु 3 लाख वर्ष, फिर हमने कुछ 100 मिलियन के बाद पहली आकाशगंगा, और उसके बाद सौर मंडल, सौर मंडल के बाद सूर्य, और सूर्य के बाद आज जिस तरह से
क्या हो रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार। हमने एक यहाँ पे उदाहरण भी लिया था, कौन सा उदाहरण आपको याद हो गया, गुब्बारे वाला उदाहरण। उस गुब्बारे में हमने छोटे छोटे डॉट लगाए थे। जब गुब्बारे में हवा नहीं थी तो उन डॉट के बीच में, उन दो बिंदुओं के बीच में जो दूरी थी वो बहुत कम थी, लेकिन जैसे जैसे उसमें हवा बढ़ती गई उन दोनों के मध्य की दूरी लगातार बढ़ती गई। तो इसी तरीके से हमने पाया कि हमारा ब्रह्मांड भी क्या कर रहा है, लगातार विस्तार कर रहा है। उसके बाद हमने बात करी थी आकाशगंगा की। आकाशगंगा क्या थी, आकाशगंगा एक ऐसा समूह है बहुत सारे तारों का, जिसमें बहुत सारे क्या होंगे, सौर मंडल होंगे, बहुत सारे सूर्य उसमें मौजूद होंगे, बहुत सारे ग्रह उसमें मौजूद होंगे। ऐसी आकाशगंगाओं का बहुत सारा समूह या सारी आकाशगंगाओं का समूह क्या कहलाता है, ब्रह्मांड। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम था, हमारी आकाशगंगा का नाम था मिल्की वे। इसको इंग्लिश में कहा जाता है गैलेक्सी। तो मिल्की वे गैलेक्सी हमारी आकाशगंगा का नाम था। आगे चलते हैं। हमने बात करी थी कि आकाशगंगाएं बहुत सारे आकार की हो सकती हैं। उसमें हमने 3 प्रमुख पढ़े थे। पहला हमने जो आकार पढ़ा था वो था अंडाकार, या मैं कहूं उसको इलिप्टिकल, अंडे जैसा जो आकार होगा। दूसरा सर्पिल आकार। तो हमारी आकाशगंगा, जिसको हमने मंदाकिनी या मिल्की वे गैलेक्सी कहा था, वो किस प्रकार की है, वो है स्पाइरल शेप की, या वो है सर्पिल आकार की। और जो आकाशगंगा ना सर्पिल की है ना ही अंडाकार है, वो कौन सी होगी, अनियमित आकाशगंगा। इसके बाद हमने बात करी थी आकाशगंगा के बाद हम सूर्य पे पहुंचे, लेकिन सूर्य क्या है, एक तारा। तो हमको पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, तारा। हमने पढ़ा था तारे का जन्म कैसा होता है। तारे के जन्म से पहले बिग बैंग की वही थ्योरी आपको याद आनी चाहिए। जब एक छोटे से बिंदु से बहुत सारे अलग अलग उसके हिस्से हुए, तो हर हिस्से के पास छोटा छोटा उसका हिस्सा आया और साथ में धूल के कण उसके पास आए। जब ये धूल के कण एक साथ आए तो धूल के बादल बने, और उन धूल के बादल और बीच में उस कण को हमने क्या नाम दिया था, निहारिका। ये तारे की कौन सी अवस्था थी, मैंने आपको बताया था तारे की गर्भावस्था होती है। जैसे जैसे कोर बनती गई, धूल के कण पास आते गए। कौन से बल के कारण धूल के कण पास आए, गुरुत्वाकर्षण बल। और कौन सा केंद्रीय बल था, अभी केंद्रीय बल। इसमें एक और बल लग रहा था, वो कौन सा था, अप केंद्रीय बल। उसके कारण क्या बना यहाँ पे, प्रोटोस्टार। ये प्रोटोस्टार जब इसकी हाइड्रोजन हीलियम में बदलना शुरू हुई तो ये क्या बनना शुरू हुआ, लाल दानव तारा, या जिसको हमने नाम दिया था रेड जायंट स्टार। अब ये रेड जायंट स्टार आगे क्या बनेगा, ये बात किस पे डिपेंड करती है, किस पे आधारित है, ये आधारित है इसके द्रव्यमान पे। अगर इसका द्रव्यमान सूर्य के बराबर या सूर्य से कम होगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा श्वेत वामन तारा, या जिसको हमने बोला था सफेद बौना तारा। इसके बाद हमने बात करी थी कि सफेद बौना तारा किसमें परिवर्तित होगा, सफेद बौना तारा परिवर्तित होगा काले बौने तारे में। ये हमारी बात हो चुकी थी। हमने ये भी माना था कि सूर्य किसमें परिवर्तित होगा, आगे जाके सूर्य परिवर्तित होगा काले बौने तारे में। क्यों, क्योंकि सूर्य का द्रव्यमान किसके बराबर है, सूर्य का द्रव्यमान सूर्य के बराबर है। अगर सूर्य जिस आकृति में है उस आकृति से बड़ा होता या सूर्य का द्रव्यमान बड़ा होता तो हो सकता है सूर्य किसमें परिवर्तित ना होता, काले बौने तारे में। तो आपसे यूपीएससी क्या सवाल पूछ सकती है कि जब सूर्य की मृत्यु होगी तो क्या वो ब्लैक होल बनेगा, तो हमको पता है वो ब्लैक होल नहीं बनेगा। तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा एक काला बौना तारा। उसके बाद हमने बात करी थी कोई ऐसा तारा जो लाल दानव तारा या रेड जायंट स्टार है जिसका द्रव्यमान सूर्य से काफी अधिक हो, तो वो किस में बदलेगा, वो बदलेगा सुपरनोवा में। सुपरनोवा या ऊपर हमने बात करी थी श्वेत वामन तारे की। इन दोनों में क्या होगा, हाइड्रोजन किस में बदल रही होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन बदल रही होगी अपनी हीलियम में। और जब सारी हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाएगी तो यहाँ पे बनेगा काला बौना तारा। और यहाँ पे हमने बात करी थी अगर इसका द्रव्यमान थोड़ा कम है तो ये बनेगा न्यूट्रॉन तारा, और द्रव्यमान अगर काफी अधिक है तो ये बनेगा ब्लैक होल। और ब्लैक होल की तस्वीर आपके सामने थी। आपको कमेंट में मुझे ये बताना है कि ब्लैक होल की तस्वीर कौन से टेलीस्कोप ने ली थी। बहुत ही न्यूज में था ये, यूपीएससी ने पिछली बार इससे सवाल भी पूछा था। तो मैं चाहूंगा कि आप ये एक बार खुद से पढ़ें। आगे साइंस एंड टेक में आपको पढ़ाया भी जाएगा, लेकिन कुछ चीजें अब आपको खुद से भी पढ़नी चाहिए। तो ब्लैक होल की तस्वीर कौन से टेलीस्कोप से ली गई, ये आप मुझे बताएंगे। इसके बाद हमने बात करी थी कुछ तारामंडल, तारों की कुछ आकृति एक विशेष दिशा में और एक विशेष आकृति में अगर वो हैं तो हमने उस मंडल को, समूह को क्या नाम दिया था, तारामंडल या नक्षत्र मंडल। हमने बात करी थी कि भारत में जो प्रमुख तारामंडल है जिसको हम बोलते हैं सप्तऋषि मंडल, उसमें 7 तारे एक निश्चित आकृति में मिलेंगे आपको, और उसमें एक प्रमुख तारा आपको मिलेगा जिसको नॉर्थ स्टार कहा जाता है, जिसको पोल स्टार भी कहते हैं, और हिंदी में जिसका नाम क्या है, ध्रुव तारा। वो ध्रुव तारा कौन सी दिशा में आपको मिलेगा, वो ध्रुव तारा आपको मिलेगा उत्तर की दिशा में। इस तारामंडल, नक्षत्र मंडल या ध्रुव तारे का प्रयोग हम क्यों किया करते थे, हमारे
पहले के ज़माने में जब हमारे पास कंपास नहीं हुआ करता था, कंपास क्या होता है, कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको डायरेक्शन बताता है, वो बताता है कि उत्तर दिशा कहाँ पर है और दक्षिण दिशा कहाँ पर है और पूर्व और पश्चिम कहाँ पर है। लेकिन जब ये कंपास नहीं था, उससे पहले लोग कैसे नौवहन करते थे, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो वो इन तारा मंडल और स्पेशली इस ध्रुव तारे को देख के आगे अपना नौवहन कंटिन्यू करते थे। इसके बाद हमने कुछ तारा मंडल देखे थे जो मैंने आपसे कहा था कि आपको खुद से पढ़ना है, ये कुछ डायग्राम से आपको याद होने चाहिए। इसके बाद हमने बात करी थी हमारे सौर मंडल की, इतने सारे मंडल थे तो सौर मंडल आना जरूरी था। सौर मंडल में हमने देखा बीच में एक तारा है जिसका नाम क्या था, जिसका नाम है सूर्य। सूर्य के बाद कुछ ग्रह आपको मिलेंगे और उन ग्रहों की हमने चर्चा आगे करना शुरू किया था। लेकिन इससे पहले हमने क्या बात करी थी, इससे पहले हमने जो यहाँ पे प्रमुख तारा है जिसके चारों तरफ ये ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, चारों तरफ चक्कर लगाने को हमने क्या कहा था, एक निश्चित रास्ते पे जब एक चक्कर लगाते हैं तो उसको हमने नाम दिया था कक्षा। तो कक्षा हमको कहा था। अब बात करनी है सूर्य के बारे में। सूर्य बनके कब तैयार हुआ, 13.8 अरब वर्ष पूर्व पहले क्या हुआ था, बिग बैंग। लेकिन क्या सूर्य भी तभी बना, नहीं, सूर्य बना 5 अरब वर्ष पूर्व। अच्छा, सूर्य कहां पर स्थित है, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ये बात आपको शायद याद आ रही होगी। सूर्य के तापमान सबसे ज्यादा कहां मिलेगा, सूर्य में आपको केंद्र में मिलेगा या सतह पे मिलेगा, तो हमने बात करी थी कि नहीं, सूर्य में ज्यादातर जो तापमान है वो आपको कहां मिलेगा, केंद्र के पास। और वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा करीब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और सतह पे आपको मिलेगा करीब 5,500 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की कुछ परतें, वैज्ञानिकों ने सूर्य को 2 परतों में विभाजित किया। कौन कौन सी, कुछ आंतरिक परतें और कुछ बाहरी परतें। जो परतें केंद्र के या कोर के बहुत पास हैं उनको हमने नाम दिया आंतरिक परतें, और जो परतें सतह के बहुत पास हैं उनको हमने नाम दिया बाहरी परतें। अब याद आ रहा होगा आंतरिक परतें कितनी थी, आंतरिक परतें थी 3। पहली कौन सी थी, पहली थी कोर, फिर कौन सा क्षेत्र था, विकिरण क्षेत्र, और तीसरा कौन सा, संवहन क्षेत्र। कोर हमको याद है, फिर से वो आपको धूल के बादल, धूल के कण याद आने चाहिए। जब वो धूल के कणों में कौन सा बल लगेगा, अभिकेंद्रीय बल जब उसमें लगेगा, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब वो पास आना शुरू होंगे तो किस में परिवर्तित हो जाएंगे, वो कोर में परिवर्तित हो जाएंगे। विकिरण क्षेत्र की जब हमने बात करी तो हमने देखा था विकिरण क्या होता है। विकिरण की हमने बात करी थी कि ऊष्मा का जब आदान प्रदान होता है तो बहुत सारे तरीकों से वो हो सकता है, उसी में से एक तरीका क्या था, विकिरण, और दूसरा तरीका क्या था, संवहन। बाहरी परतें कितनी थी, बाहरी परतें थी 4। एक नाम आपको बहुत अच्छे से याद होगा, मेरे को उम्मीद है, वो कौन सा था, एकदम लास्ट में जो हमने पढ़ा था, कोरोना। कोरोना कैसी बीमारी है, कोरोना संक्रमण से फैलती है, तो हमने यहाँ पे बात करी थी संक्रमण की। अच्छा, इसके बाद हमने 2 मंडल पढ़े थे, पहला पढ़ा था वर्ण मंडल और दूसरा पढ़ा था प्रकाश मंडल। आपको नाम से क्लियर है, प्रकाश मंडल क्या कर रहा होगा, प्रकाश, जिससे हमको प्रकाश मिलता है। सूर्य हमको क्या देता है, प्रकाश देता है। ये डायग्राम मैंने आपको बताया था, आपके कहाँ होना चाहिए, ये डायग्राम आपकी कॉपी में होना चाहिए, और आशा करता हूं ये डायग्राम आपकी कॉपी में बन चुका होगा। इसके बाद हमने जो बात करी थी वो कोर से हमने बात करना शुरू किया था। केंद्र के पास जो सबसे अधिक गर्म वाला जो हिस्सा है उसको हमने क्या नाम दिया था, उसको हमने नाम दिया था क्रोड या कोर। ये कैसा हिस्सा है, ये आंतरिक भाग है। यहाँ पे कौन सी अभिक्रियाएं होंगी, नाभिकीय अभिक्रियाएं, हाइड्रोजन और हीलियम वाला आपको याद आना चाहिए। और ये कैसा भाग है, सर्वाधिक गर्म भाग। यहाँ पे तापमान कितना होगा, यहाँ पे तापमान करीब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और 1 मिलियन में कितने होते हैं, मुझे पता है, आपको पता है तो लिखिए कमेंट में कितने होते हैं। फिर हमने बात करी थी विकिरण क्षेत्र में, या विकिरण क्षेत्र क्या होता है, इसका इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं रेडिएशन। विकिरण से आपको याद आया ऊष्मा, ऊष्मा का आदान प्रदान किस माध्यम से हो रहा होगा, यहाँ पे विकिरणों के माध्यम से। हमने पढ़ा था ऊर्जा का स्थानांतरित हो रही है किससे, विकिरणों से। विकिरण यहाँ पे किस प्रकार निकलेंगे, फोटोन के द्वारा। फोटोन याद आया, लाइट एक हमने पढ़ा था तरंग है, लेकिन हमने बाद में ये जाना कि लाइट एक तरंग नहीं है। लाइट छोटे छोटे पैकेटों में हमारे पास आती है, और उन छोटे छोटे पैकेटों को हम किस नाम से जानते हैं, छोटे छोटे पैकेटों को हम किस नाम से जानते हैं, फोटोन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे तापमान पहले से कम हुआ या ज्यादा हुआ, पहले से कम हुआ, और कितना हो गया, 2 से 7 मिलियन डिग्री सेल्सियस। आगे की हमने बात करी थी संवहन क्षेत्र के बारे में, लेकिन संवहन से पहले हमने एक और बात करी थी कि संवहन क्या होता है। आपको डायग्राम याद आ रहा होगा, या वो एग्जाम्पल याद आ रहा होगा जिसमें हमने चाय बनाई थी, चाय का पतीला उस पर रखा था, और चाय के पतीले में हमने जब पानी डाला और पानी को नीचे से ऊष्मा देना जब शुरू किया, तो नीचे का पानी सबसे पहले गर्म हुआ, और वो गर्म पानी कहाँ पहुंचा, ऊपर की ओर पहुंचा, और ठंडा पानी नीचे की ओर आया। तो ऊष्मा का ये जो आदान प्रदान हो रहा है, ऊर्जा का जो आदान प्रदान हो रहा है, ये किस प्रकार हो रहा है, ये संवहन के द्वारा हो रहा है।
मैंने आपको ये भी बताया था कि संवहन, हम जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे तो हम फिर से काम में लेंगे। तो अब याद रखना, यहाँ पे संवहन के माध्यम से क्या हो रहा है, ऊर्जा का स्थानांतरण। और यहाँ पे तापमान कितना है, 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे गैसें क्या हो रही है, आयनीकृत हो रही हैं। हमने बात करी थी ऋणायन और धनायन की। यहाँ पे कौन ऋणायन और धनायन बनेगा, हाइड्रोजन और हीलियम। ये आपको याद हो चुका है। इसके बाद हम बाहरी परतों पे पहुंचे थे, जहां पे हमने प्रकाश मंडल की बात की थी। प्रकाश मंडल में क्या होता है, यहाँ पे प्रकाश की किरणें किस माध्यम से निकलेंगी, विकिरण के माध्यम से निकलेंगी। और यहाँ पे तापमान देखिए काफी कम हो चुका है, 6200 डिग्री सेल्सियस से 3700 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान रह जाएगा। यहाँ पे भी कीवर्ड कौन से हैं, प्रकाश की किरण, और किस माध्यम से जा रही है, ये विकिरण के माध्यम से, रेडिएशन के माध्यम से आगे की ओर जा रही है। वर्णमंडल, वर्णमंडल में हमने क्या पढ़ा था, कितने ऊपर आपको मिलेगा, ये डायग्राम आपको याद होगा, कितना ऊपर था ये, 2100 किलोमीटर। किससे 2100 किलोमीटर, पहले क्या पढ़ा है, प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल के कितना ऊपर है, 2100। यहाँ पे तापमान बढ़ेगा या ज्यादा होगा, यहाँ पे तापमान बढ़ना शुरू हो चुका है, 3700 से 7700 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपसे सवाल भी पूछा था, आशा करता हूं आप सबने उसका जवाब दिया होगा। उसके बाद हमने किसकी बात करी थी, उसके बाद हमने बात करी थी संक्रमण क्षेत्र, या इसको बोला जाता है ट्रांसमिशन जोन। यहाँ पे तापमान क्या हो रहा है, तापमान बहुत तेजी से बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है, हाइड्रोजन और हीलियम आपको याद आने चाहिए। उसके बाद हमने लास्ट में जो सबसे खतरनाक शब्द था उसकी बात करी थी, कोरोना की। कोरोना, या इसको हिंदी में कटिक भी कई बार कहा जाता है, लेकिन आप बहुत फेमिलियर नाम है अब आपके लिए कोरोना, तो कोरोना याद रखना। यहाँ पे तापमान कितना पहुंच चुका है, 5 लाख डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पे क्या पहुंच चुका है तापमान। सबसे बाहरी परत है, तो बाहरी परत है तो हम देख सकते हैं इसको, नहीं सर हम इसको नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते, जब तक, कब देख पाओगे आप इसको, या तो आप कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, कोई ग्लासेस आप इस तरीके से यूज करो, चश्मा इस प्रकार का उपयोग करें कि आप इसको देख पाए। अन्यथा जब क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा, तब आप इसको देख पाएंगे। आशा करता हूं यहां तक सब चीजें बात याद होंगी आपको। फिर हमने कुछ सूरज में होने वाली कुछ क्रियाओं के बारे में जाना था, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था सौर कलंक। सौर कलंक आपको याद होगा, जब चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है तो वो ऊष्मा का क्या नहीं करने देता, उत्सर्जन नहीं करने देता। इस वजह से क्या होगा, क्षेत्र का तापमान आसपास वाले क्षेत्र के तापमान से कितना कम हो जाएगा, 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास। मतलब ये ऐसा नहीं है कि 1500 ही कम होगा, 1500 के आसपास कोई भी हो सकता है, वो उससे कम हो जाएगा। तो किस वजह से, चुंबकीय क्षेत्र अधिक मजबूत है और तापमान कितना, 1500 डिग्री सेल्सियस। क्या ये हमेशा सन पे रहते हैं, नहीं, ये हमेशा नहीं रहते, ये परमानेंट नहीं है, ये स्थायी तौर पे नहीं बनते। क्यों नहीं बनते, क्योंकि एक लिमिट तक तो आप रोक सकते हो, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद जो ऊष्मा है उसका उत्सर्जन शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे हमने पढ़ा था सौर कलंक वर्ष, या इसका चक्र जो होता है वो कितने साल का होता है, ये होता है 22 वर्ष का। आशा करता हूँ ये सब चीजें आपको याद आ रही होंगी। इसके बाद हमने किसकी बात करी थी, इसके बाद हमने बात करी थी सौर पवनों की। सौर पवनें क्या थी, प्लाज्मा की एक धारा। प्लाज्मा क्या था, हमने पढ़ा था कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं हमने बचपन से पढ़ी हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। लेकिन चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा। हाइड्रोजन और हीलियम यहाँ पे किस में बदल जाती है, प्लाज्मा में। और अब इतना तापमान बढ़ चुका है कि जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है वो हाइड्रोजन और हीलियम को अब रोके नहीं रख सकता। तो प्लाज्मा की एक धारा निकलती है। क्यों निकल रही है, क्योंकि अत्यधिक गर्म है, तापमान बहुत बढ़ चुका है और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण अब इन्हें बांधे नहीं रख सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बताया था। पृथ्वी के जब हम वातावरण, वायुमंडल को पढ़ेंगे तो फिर से मैं आपको लेके आऊंगा यहाँ पे। इसके बाद मैंने बताया था कि भूगोल पढ़ने से क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा, घूमना आपको पता लग जाएगा कहाँ कहाँ पे आपको घूमना है। मैंने बताया था ध्रुवीय ज्योति जो होती है वो किसके कारण होती है, सूर्य के कुछ, यहाँ पे कौन से शब्द इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे आवेशित कण इंपॉर्टेंट थे, याद आ रहा है, ये कीवर्ड आपने लिखा होगा। सौर ज्वाला के जब आवेशित कण पृथ्वी के वायुमंडल तक पहुंच जाते हैं, तो पृथ्वी के वायुमंडल में जब ध्रुवीय क्षेत्र में पहुंचते हैं तो बहुत सारी क्रियाएं और अभिक्रियाएं होती है, जिससे कुछ हमको ज्योतियां, लाइट, अलग तरह की लाइट देखने को मिलती है। उसी को हमने क्या नाम दिया था, ध्रुवीय ज्योतियां, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं अरोरा। तो जो उत्तरी ध्रुव में बनती है उसका नाम क्या था, या आप चलो उत्तरी नहीं, आप बताइए दक्षिणी ध्रुव का नाम क्या था। ऑस्ट्रेलिया कौन से ध्रुव के पास मिलेगा आपको, दक्षिणी ध्रुव के पास, तो नाम क्या था, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। और दूसरे का नाम क्या होगा फिर, अरोरा बोरियोलिस, वो कहां बनेगी, उत्तरी ध्रुव में। यहां तक सारी बातें क्लियर। ग्रह, ग्रह क्या होते हैं, हमने बात करी थी हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8।
और कितने बौने ग्रह हैं? 5। ये ग्रह क्या करते हैं? निश्चित कक्षा में किसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं? एक तारे के। और यहाँ पे तारा कौन सा है? सूर्य। तो क्या फर्क होता है एक बौने ग्रह और ग्रह में? ग्रह के पास क्या होती है? एक निश्चित कक्षा। क्या बौने ग्रह के पास भी निश्चित कक्षा होती है? नहीं, बौने ग्रह के पास निश्चित कक्षा नहीं होती। यहां से आज की क्लास हम शुरू करेंगे कि हमने ग्रहों को अब कितने भागों में विभाजित किया। हमने ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला आंतरिक ग्रह और दूसरा बाहरी ग्रह। आंतरिक और बाहरी हमने ऐसे समझिए कि सूर्य के करीब जो हैं उन सबको क्या बोला? आंतरिक ग्रह। और सूर्य से जो दूर हैं उनको क्या नाम दिया? बाहरी ग्रह। ऐसे समझिए, प्रधानमंत्री साहब के बिल्कुल पास जो मंत्री हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको कैबिनेट मिनिस्टर्स बोलते हैं। तो ये सब वो हैं और ये सब मिनिस्टर्स हैं सब ग्रह, लेकिन ये पास में है किसके? सूर्य के। और ये सूर्य से क्या है? थोड़े दूर हैं, तो नाम क्या दिया गया? बाहरी ग्रह। इसको समझने के लिए ऐसे समझिए, सूर्य के पास आपको सबसे पहला कौन सा ग्रह मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा बुध ग्रह, दूसरा शुक्र ग्रह, तीसरा पृथ्वी और चौथा मंगल ग्रह। समझ पा रहे हैं? पहला मिला आपको शुक्र, पहला मिला बुध, दूसरा मिला शुक्र, तीसरा मिला पृथ्वी और चौथा मिला आपको मंगल। ये जैसे ही 4 ग्रह के बाद आप जाना शुरू करेंगे तो आपको कौन से ग्रह की एक पट्टी मिलेगी? आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ पे कौन से ग्रह की पट्टी मिलती है? यहाँ पे मिलेगी आपको क्षुद्र ग्रह। क्या मिलेगी? इसकी एक पट्टी। हालांकि मैं आपको आगे भी बताऊंगा क्या होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आ ही गया तो मैं आपको बता देता हूं। बिग बैंग जब हुआ, जब विस्फोट जब हुआ, तो बहुत सारे ग्रह बने, बहुत सारे तारे बने, एक तारा सूर्य बना और इसके आसपास ये बहुत सारे ग्रह बने। लेकिन सारे कण ग्रह नहीं बन पाए। कुछ कण क्या हुए? अवशेष रह गए। उस बिग बैंग का जो अवशेष रह गया वो क्या बन गया है? अब वो बन गया है क्षुद्र ग्रह पट्टी। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। आगे और आएगा, मैं और अच्छे से आपको समझा पाऊंगा। लेकिन ये समझिए कि अगर यहाँ पे भी गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होता, यहाँ पे भी अभिकेंद्रीय बल बहुत अधिक होता, तो मंगल के बाद यहाँ पे एक और आपको क्या मिलता? एक और नया ग्रह आपको यहाँ पे मिलता। लेकिन ये उसके अवशेष बचे, इतना बल इनके पास नहीं था कि ये क्या बना सके? एक नया ग्रह बना सके। उसके बाद आप चलेंगे, इस पट्टी के बाद आपको क्या मिलेगा? बृहस्पति मिलेगा, इसके बाद आपको शनि मिलेगा, इसके बाद आपको यूरेनस मिलेगा और लास्ट में आपको नेपट्यून मिलेगा। एक और ग्रह अगर आपने पुरानी किताबें पढ़ी है तो उसमें दिखेगा प्लूटो। अब प्लूटो ग्रह नहीं है, उसको किस में मानते हैं हम लोग? उसको मानते हैं बौने ग्रह में। तो ये कुछ 8 ग्रह हैं। इस पट्टी के इस तरफ सूर्य के करीब वाले जो ग्रह हैं इनको हम नाम देते हैं आंतरिक ग्रह, और पट्टी के दूसरी तरफ या सूर्य से दूर जो ग्रह हैं वो कौन से होते हैं? वो हैं बाहरी ग्रह। तो आप टेबल अपना एक बना लीजिएगा, उसमें एक तरफ लिखना आंतरिक ग्रह, दूसरी तरफ बाहरी ग्रह। तो नाम लिख लेना सारे आंतरिक ग्रह कौन से कितने? यहाँ पे 4, और बाहरी ग्रह भी कितने? 4। और बीच में कौन सी पट्टी मिलेगी? कौन से ग्रह की पट्टी? बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। आगे चलते हैं। ये इन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें, इन दोनों के बीच में अंतर देखें, तो इनका क्या अंतर है? ये कैसे हैं? पृथ्वी के समान, और ये कैसे हैं? बृहस्पति के समान। देखो सिर्फ हमने अंतर बनाया, कैसे बनाया ये समझिए। ये पट्टी है, पट्टी के इस तरफ हम कौन सा ग्रह बोल रहे हैं? आंतरिक, और पट्टी के इस तरफ बाहरी ग्रह। यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट ग्रह हमारे लिए? सबसे पृथ्वी। और यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट है? बृहस्पति। क्यों है मैं आपको समझाता हूं अभी। यहाँ पे पृथ्वी छोटा ग्रह है, यहाँ पे आप देखोगे सारे आपको बड़े बड़े ग्रह मिलेंगे, और यहाँ पे सारे कैसे मिल रहे हैं आपको? छोटे छोटे ग्रह। पृथ्वी पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपने कभी सोचा होगा कि पृथ्वी पे जीवन क्यों पाया जाता है? तो पृथ्वी पे वायुमंडल है, बात आपकी सही है, लेकिन वायुमंडल और सारे ग्रहों के पास भी है। वायुमंडल में ऐसी क्या चीज है जो और के पास नहीं है? एक तो है ऑक्सीजन, और आपको शायद जान के अचंभा हो कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत, जितनी ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड भी इंपॉर्टेंट है। क्यों है ये मैं आपको आगे बताता जाऊंगा, लेकिन हाँ, यहाँ पे ऑक्सीजन आपको मिलेगी, यहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? जल वाष्प। यहाँ पे आपको जल मिलेगा, H2O देखने को यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? पृथ्वी पे। इसी प्रकार की कुछ गैसें, इसी प्रकार का वायुमंडल और इसी प्रकार की स्थिति जिन ग्रहों में देखने को मिलती है, उन सबको हमने कौन से ग्रह बोला? आंतरिक ग्रह। या ऐसे ग्रह जो किसके समान है? पृथ्वी के समान। और जो बहुत बड़े ग्रह हैं
यहाँ पे आप ये बड़े तो हैं लेकिन ये ठोस नहीं है। हम पढ़ेंगे आगे क्यों नहीं है। यहाँ पे वायुमंडल है, यहाँ पे गैसें आपको मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर गैसें आपको कौन से मिलेंगी, हाइड्रोजन, हीलियम, जो पृथ्वी पे भी बहुत पहले मौजूद हुआ करती थी, लेकिन आज पृथ्वी पे हाइड्रोजन और हीलियम उस मात्रा में मौजूद नहीं है जिस मात्रा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। लेकिन आज भी यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम आपको देखने को मिलेगा। तो समझ में आया, हमने आंतरिक ग्रह को क्या बोला, पृथ्वी के समान, और बाहरी ग्रहों को क्या बोला, बृहस्पति के समान। इनकी सतह कैसी है, ठोस। आप पृथ्वी पे खड़े हो सकते हैं, ऐसा नहीं होता कि आप पृथ्वी पे खड़े होते हैं और वहां पे कुछ पानी जैसा है और उसमें आप गिर जाएं, ऐसा कभी नहीं होता। और आराम से चल भी पाते हैं। क्यों चल पाते हैं, क्योंकि सतह कैसी है, ठोस। लेकिन यहाँ पे गैसीय पदार्थों से निर्मित है इसकी सतह है, यहाँ पे एक सतह आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों हुआ, ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। पृथ्वी और पृथ्वी के आसपास जो आंतरिक ग्रह हैं वो पूरी तरीके से ग्रह बन चुके हैं, यहाँ पे अभी वो प्रोसेस चल रहा है। ये भी हो सकता है इसमें बदल जाए, लेकिन अभी नहीं बदले, अभी बहुत टाइम इनको लगेगा। तो जब ये धीमे धीमे ठंडा होने लगेंगे, ठंडा होगा तो क्या होगा, ये जो गैस जो है यहाँ पे ये द्रव्य में बदलेगी, और द्रव फिर बाद में किस में बदलेगा, ठोस में। इनकी सतह भी क्या हो जाएगी, ठोस सतह हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे तापमान चूंकि बहुत ज्यादा अधिक है, आप कहेंगे सर सूरज के पास तो ये है, तापमान यहाँ पे अधिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो वातावरण है उसमें क्या ज्यादा है, हाइड्रोजन, हीलियम और कुछ ऐसी गैसें जो लगातार तापमान को क्या कर रही है, बढ़ा रही हैं। ये बहुत सघन होते हैं और ये कम सघन होते हैं या कम घने होते हैं। ये इस बात से आपको पता लग रहा होगा ये किससे बने, इनकी सतह कैसी है, ठोस। तो ज्यादा सघन क्या होता है, ठोस होता है या द्रव होता है या गैस, सबसे ज्यादा सघन क्या मिलेगा आपको, ठोस मिलेगा। नेक्स्ट, सूर्य के काफी पास हैं, सूर्य के समीप है, और ये सूर्य से क्या है, दूर हैं। अच्छा, इनको दूसरे नामों से भी जानते हैं, इनको बोला जाता है स्थलीय ग्रह। स्थलीय ग्रह आप समझ गए होंगे, वापस सेम पॉइंट है, ठोस सतह, स्थल है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या स्थल है, यहाँ पे स्थल नहीं है, तो इनको स्थलीय ग्रह आप नहीं बोल सकते। तो फिर इनको क्या बोला जाए, इनको देखने से हमको ये बात समझ में आ रही है कि ये सब बहुत बड़े ग्रह हैं। तो बहुत बड़े ग्रह हैं, इस वजह से हमने इनको नाम दे दिया जोवियन ग्रह, या इनको इंग्लिश में बोलते हैं जियांट ग्रह, बहुत बड़े जो ग्रह होते हैं उनको नाम। तो आशा करता हूं आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह, आंतरिक ग्रह किसके समान है, पृथ्वी के समान, और बाहरी ग्रह किसके समान है, बृहस्पति के समान। इनकी सतह कैसी है, ठोस है, इनकी सतह कैसी है, गैस से निर्मित है। ये सघन ज्यादा है और ये कम घने हैं। इसके बाद हमने बात करी ये सूर्य के क्या है, निकट हैं, करीब हैं, ये सूर्य से क्या है, दूर हैं। इनको नाम हमने कौन सा दिया है, स्थलीय ग्रह, जबकि इनको नाम हमने कौन सा दिया है, जोवियन ग्रह। चले आगे, ठीक है, चलते हैं आगे। पहला ग्रह सूर्य के सबसे करीब, बुध ग्रह। देखो, बुध ग्रह की अगर हम बात करें, सूर्य के बहुत पास है, बात आपको सबको पता है कि सौर मंडल में सबसे पहला जो ग्रह आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, ये बुध ग्रह आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक और बात, ये सबसे छोटा ग्रह भी है। कौन सबसे छोटा है, बुध सबसे छोटा है। अगर आप आकृति की बात करें तो चंद्रमा से थोड़ा सा ये बड़ा है, बाकी पृथ्वी के मुकाबले काफी छोटा आपको देखने को मिलेगा। कौन सा ग्रह, बुध ग्रह। किसके सबसे ज्यादा निकट, सूर्य के सबसे ज्यादा निकट, और सौर मंडल में क्या है, सबसे छोटा ग्रह। चूंकि सूर्य के सबसे पास है तो सूर्य की परिक्रमा बहुत तेजी से ये लगा लेता है, तो इसीलिए ये कैसा ग्रह भी है, सबसे तीव्र ग्रह है। और क्यों है सबसे तीव्र, इसका आंसर है ये, इसका परिक्रमण जो काल है, परिक्रमण काल मतलब, देखो दो शब्द होते हैं, परिभ्रमण और परिक्रमण। बिल्कुल आसानी से इसको समझिए, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मेरे को समझ नहीं आता क्यों इतनी सी छोटी बात पे कंफ्यूज होते हैं। परिक्रमा आपको करनी है, तो परिक्रमा आप किसी की करते होंगे ना, आप पास में जाएंगे उत्तर प्रदेश में और राजस्थान के बॉर्डर पे आपको गोवर्धन पर्वत मिलेगा। उस गोवर्धन पर्वत की लोग परिक्रमा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, किसकी परिक्रमा लगा रहे हैं, पर्वत की परिक्रमा लगा रहे हैं। पृथ्वी सूर्य की क्या लगा रही है, परिक्रमा लगा रही है। तो उस परिक्रमा लगाने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, हम मानते हैं कि 365 दिन, हालांकि एग्जैक्टली फिगर क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन 365 दिन वो होता है। यहां पे उस परिक्रमण काल को कितना समय लगा, 88 दिवस। और ये दिवस कौन से हैं, पृथ्वी दिवस।
सर आज तक हमने दिवस माना था कि दिवस ये होता है 1 दिवस 2 दिवस, ये सब पृथ्वी दिवस क्या होता है? तो देखो, पृथ्वी पे जो दिन और रात की जो आप गणना लेके चलते हैं कि 24 घंटे एक दिन होता है, वो सब जगह बराबर नहीं होता। हाँ, आपने सही सुना, वो सब जगह बराबर नहीं होता। तो 24 घंटे का जो एक दिवस है उसको पृथ्वी पे दिवस माना जाता है। और ऐसे कितने दिवस इसको चाहिए? सिर्फ 88 दिवस। 88 दिवस में बुध क्या करेगा? यहाँ पे सूर्य है, ये आपका सूर्य, और 88 दिवस में ये जो बुध है ये पूरी इसकी परिक्रमा लगा के यहां से शुरू हुआ, ए पोजीशन से शुरू हुआ, ए स्थान से शुरू हुआ और वापस पूरी परिक्रमा लगा के कहां आ जाएगा? ए स्थान पे। अगर यहीं पे पृथ्वी होती तो हम क्या कहते हैं? उसको 1 साल लगता है। 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तो पृथ्वी को कितना दिवस लगता है? 365 पृथ्वी दिवस इसको लगता है। और इसका कोई भी क्या नहीं है? उपग्रह नहीं है। तो बुध के बारे में कितनी बातें याद करनी है? सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह? बुध। सबसे छोटा ग्रह? बुध। सबसे तीव्र ग्रह? बुध। क्यों है सबसे तीव्र? 88 दिन परिक्रमण काल है। क्या बुध का कोई उपग्रह? नहीं, बुध का कोई उपग्रह नहीं है। चले आगे। बुध के बाद कौन सा ग्रह आएगा? बुध के बाद आपको मिलेगा शुक्र ग्रह। शुक्र को दूसरे नाम से भी जाना जाता है जो है वीनस। ये यूपीएससी तो जनरली नहीं पूछता, लेकिन कुछ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है जो ऐसी हरकत कर लेते हैं। तो फिर भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की, या तो कह लो कि पृथ्वी का जुड़वा कौन है? शुक्र है। या पृथ्वी की बहन कौन है? वो भी क्या है? शुक्र ग्रह। पृथ्वी को बहन के नाम से जाना जाता है। 2 सवाल और यहां से बनेंगे आप कि भोर का तारा या सुबह का तारा किसको कहते हैं? या संध्या का तारा, सांझ का तारा किसको कहते हैं? वो भी क्या मिलेगा आपको? शुक्र। क्योंकि पृथ्वी के समीप है, पहले दिख जाता है और बाद तक दिखता रहता है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? सुबह का तारा, भोर का तारा और सांझ का तारा। यहाँ पे वायुमंडल करीब करीब पृथ्वी जैसा आपको मिलेगा। इसकी आकृति पृथ्वी जैसी आपको देखने को मिलेगी। आकृति के आकार पे मेनली मतलब जिस प्रकार की पृथ्वी की आकृति है उसी प्रकार की किसकी आकृति है? शुक्र की। तो उसके लिए हमने नाम क्या दिया? पृथ्वी की जुड़वा या पृथ्वी का बहन। यहाँ पे परिक्रमण काल क्या हो रहा है? 225 पृथ्वी दिवस। यहाँ पे भी आप याद रखिए कौन से दिवस हैं? ये है पृथ्वी दिवस। अब यहाँ पे आप एक पैटर्न नोट कर सकते हैं। पहले कितना दिवस था? 88 दिन। 225 दिन। पृथ्वी पे पहुंचेगा 365 दिवस। जैसे जैसे सूर्य से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है? परिक्रमण काल लगातार बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत बहुत बेसिक कंसेप्ट आपको मिलेगा। देखो, यह है सूर्य, सूर्य के बिल्कुल पास बुध, बुध से दूर शुक्र, शुक्र से दूर पृथ्वी। अच्छा, यहां तक अपन बात करते हैं। अच्छा, बुध को दूरी जो तय करनी है वो कम दूरी तय करनी है। शुक्र को बुध के मुकाबले ज्यादा दूरी तय करनी है और पृथ्वी को इन दोनों के मुकाबले ज्यादा दूरी तय करनी है। अब अगर ज्यादा दूरी तय करनी है तो समय ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? आशा करता हूं आपको अपना जवाब मिल गया होगा। यहाँ पे क्या होगा? सूर्य के चारों तरफ बुध जब चक्कर लगाएगा, बहुत कम दूरी है, फटाफट से चक्कर लगा के आ जाएगा 88 दिन में। शुक्र और थोड़ा टाइम लेगा, 225 दिन में। पृथ्वी थोड़ा और ज्यादा समय लेगी, 365 दिन। अब आप सोच सकते हैं अगर हम नेपट्यून पे जब पहुंचेंगे, अरुण और वरुण पे जब पहुंचेंगे तो कितना समय लगेगा। हम देखेंगे आगे कितना समय लगेगा। यहां तक समझ पाया? कितना दिवस लग रहा है? 225 दिन। सबसे गर्म ग्रह करीब कौन सा है? करीब है बुध। बुध बहुत करीब है तो सबसे गर्म कौन सा होना चाहिए था? बुध होना चाहिए था। लेकिन बुध छोटा है। छोटा हुए इस वजह से सूर्य की ज्यादा किरणें जो हैं वो बुध तक पहुंचती नहीं है, छोटा सा है। ऐसे समझो, ये सूरज है, सूरज से बहुत सारा सौर विकिरण निकल रहा है। बुध मिला इसको यहां पे, बुध पे कितना सा पहुंचा? बुध के बाद शुक्र मिला, ज्यादा कहां पहुंचा? शुक्र पे। शुक्र पे क्या होगा? सबसे गर्म होगा। आशा करता हूं पता लग गया जवाब क्यों होगा। कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ वातावरण है। कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट गैस भी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं ग्रीन हाउस गैस भी है। ग्रीन हाउस क्या होता है ये पर्यावरण में आप पढ़ लेंगे, लेकिन अभी इतना से समझिए
ऐसी गैसें जो तापमान में बढ़ोतरी करती हैं उनको हम कौन सी गैस कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग आपने पढ़ा होगा, ग्रीन हाउस गैसेस हम उनको कहते हैं। तो यहाँ पे वातावरण किससे भरा हुआ ज्यादा है? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी एक रीजन है किसका, कि ये सबसे गर्म ग्रह है। पृथ्वी परिभ्रमण करती है, पृथ्वी परिक्रमण करती है। पृथ्वी जब परिभ्रमण करती है तो एक निश्चित दिशा में करती है, और वो दिशा कौन सी होती है? वो होती है पश्चिम से पूर्व। कौन सी दिशा होती है? पश्चिम से पूर्व। कौन सी दिशा होती है? पश्चिम से पूर्व। मैं अटका नहीं हूं या कोई टेक्निकल इश्यू नहीं आया, मैंने लगातार 3 बार इसलिए बोला है कि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। क्या होती है? पश्चिम से पूर्व। लेकिन शुक्र जिस दिशा में गति करता है वो क्या है? पूर्व से पश्चिम। सूर्य हम कहते हैं कहां से उगता है? पूर्व से। और कहां पे छिप जाता है? जाके पश्चिम में। लेकिन अगर आप शुक्र पे रहने लगे तो सूर्य आपका कहां उगेगा? पश्चिम में। और कहां जाके छिपेगा? पूर्व में। तो अगर आपसे कोई बोले कि आपने कभी देखा है कि सूरज पश्चिम से निकला है, आज सूरज पूर्व से नहीं निकला, तो उसको बताना अगर तुम शुक्र पे हो तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा संभव है। आशा करता हूं सब चीजें पता लग गई। पृथ्वी की जुड़वा कौन है? पृथ्वी की जुड़वा शुक्र है। भोर का तारा, सांझ का तारा शुक्र है। परिक्रमण काल 225 दिन, सबसे गर्म शुक्र, कार्बन डाइऑक्साइड से भरा वातावरण, और इसका जो परिभ्रमण की गति है वो कैसी है? पूर्व से पश्चिम की ओर। इसके बाद हमारा अपना घर, हम अपना घर यही है पृथ्वी। तो पृथ्वी जो सौर मंडल है इसका 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सूरज के मुकाबले आप देखो, सूरज के बाद पहले बुध, फिर शुक्र, और तीसरे नंबर पे आपको क्या देखने को मिलेगी? पृथ्वी। इसकी आकृति हमको पता ही है, भूभाग, या जिसको क्या कहते हैं? जियोइड कहते हैं। इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों नीला ग्रह कहते हैं इसमें? क्योंकि यहाँ पे क्या है? पानी मौजूद है, और करीब करीब 3/4 पृथ्वी का जो हिस्सा है वो किससे है? पानी से। दूर से अंतरिक्ष से ली गई ये फोटो आपको दिख रही होगी। इस फोटो में आप देख पा रहे हैं आसानी से, एक पृथ्वी कैसा ग्रह दूर से दिख रहा है? नीला। और क्यों दिख रहा है? क्योंकि क्या है? पानी है। वायुमंडल है, हाँ वायुमंडल है। वायुमंडल में बहुत सारी गैसें भी हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत है? कमेंट में लिख के बताइए। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन के बाद आर्गन है या कार्बन डाइऑक्साइड है? ये कमेंट में आप लिख के बताइए। यहाँ पे वायुमंडल मौजूद है। और क्या एक उपग्रह भी है हमारा? प्राकृतिक उपग्रह। हाँ, पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह भी है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? चंदा, चंद्रमा, चंदा मामा। वो चांदनी जो आप सोच रहे हैं, आपका चांद अलग है, पृथ्वी का चांद अलग है। अच्छा, उपग्रह क्या कार्य करता है? या हमने इसको बोला प्राकृतिक उपग्रह। तो ये अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर कौन लगा रहा होगा? चंद्रमा। मतलब एक निश्चित कक्षा में किसी ग्रह के कोई खगोलीय पिंड अगर चक्कर लगाए तो उसको हम क्या कहेंगे? वो उसका क्या है? उपग्रह है। तो पृथ्वी का एक उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह एकमात्र कौन सा है? चंद्रमा। सर यहाँ पे आप एक शब्द पे बार बार जोर दे रहे हैं, प्राकृतिक। हाँ, प्राकृतिक इसलिए क्योंकि ये किसने बना के दिया है? भगवान ने बना के हमको दिया है। इसके अलावा भी क्या कोई उपग्रह हो सकते हैं? हाँ, बहुत सारे उपग्रह होते हैं। इसरो बहुत सारे उपग्रहों को भेजता है, नासा बहुत सारे उपग्रहों को भेजता है। अब इलॉन मस्क भाई साहब भी बहुत सारे उपग्रहों को भेजने लगे। वो सब कैसे हैं? वो हमने बनाए हुए हैं। क्या वो प्राकृतिक है? नहीं, वो प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। 5वां सबसे बड़ा ग्रह, वायुमंडल आपको देखने को मिलेगा। भू आब इसकी आकृति, इसको नीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और कितने उपग्रह मिलेंगे आपको? इसका एक उपग्रह देखने को मिलेगा। पृथ्वी के बाद जहां पे हमारा या साइंटिस्ट का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है वो कहां पर है? मंगल, मार्स। हमने भी एक मिशन भेजा था, आपको याद है? MOM, मॉम भेजा था, मार्स ऑर्बिटर मिशन। मूवी भी आ गई इस पे अक्षय कुमार की, अब तो आपको पता होगा। ये दूसरा सबसे छोटा ग्रह। पहला सबसे छोटा ग्रह कौन सा था? बुध। उसके बाद दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा मिलेगा आपको? मंगल। मंगल की अगर आप फोटो देखेंगे, या मंगल जब हमारा रोवर वहां पे पहुंचा था, वो पहुंच पाया था या नहीं? उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। लेकिन जो ऑर्बिटर था, आप पढ़ेंगे सब ऑर्बिटर क्या होता है, रोवर क्या होता है। लेकिन आपको उस पिक्चर अगर आपने देखी अक्षय कुमार की मंगलयान, तो उसमें भी आपको मंगल इसी लाल रंग का दिखाई दिया। तो आपने कभी सोचने की कोशिश की लाल रंग का क्यों दिखाई दिया? भाई पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, इसका मतलब वहां पे क्या है? पानी है। ये लाल रंग का दिखाई देता है, तो यहाँ पे क्या मौजूद है? यहाँ पे मौजूद है Fe। Fe क्या होता है?
FE का मतलब है फेरस। क्या मतलब है? फेरस। और इस फेरस को आप आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? लोहा, या अंग्रेजी में इसको बोला जाता है आयरन। तो चूंकि यहाँ पे लोहा बहुत ज्यादा मिलता है, तो इसलिए इस ग्रह का रंग कैसा हो गया है? इस ग्रह का रंग हो गया है लाल रंग का। किस वजह के कारण? लौह खनिज के कारण। पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना था? बताने की जरूरत है, 365 दिन था। इसका परिक्रमण काल क्या पृथ्वी से कम होगा या ज्यादा होगा? हमको इतना पता है ज्यादा होगा। कितना ज्यादा है? 687 दिन। 6 8 7, 6 7 8 होता तो आप आसानी से याद कर लेते, लेकिन इसका कितना है? 6 8 7। यूपीएससी कभी भी आपसे दिवस नहीं पूछेगी, है ना, कि मंगल का या शुक्र का या बुध का परिक्रमण दिवस बताओ। यूपीएससी आपसे सवाल पूछेगी जैसे जैसे सूर्य से दूर आप जाते जाएंगे तो परिक्रमण काल में वृद्धि होगी या कमी आएगी, तो आप उसको बता सकते हैं क्या होगी? वृद्धि होगी। यही वजह इन सबको लिखने का। इसका क्या है? एक उपग्रह भी है जिसको किस नाम से जाना जाता है? इसके दो उपग्रह बेसिकली जिनको नाम से जाना जाता है फोबोस और डीमोस। किस नाम से जाना जाता है? फोबोस और डीमोस। और मंगल ग्रह में हमारी दिलचस्पी या साइंटिस्ट का इतना इंटरेस्ट क्यों है? साइंटिस्ट का इंटरेस्ट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे भी क्या मिले हैं हमको? जल वाष्प मिले हैं। इसीलिए साइंटिस्ट चाहते हैं कि अगर पृथ्वी पे कभी कोई ऐसी अनहोनी हो जाए कि यहाँ पे अगर मनुष्य का जीवन संभव ना हो सके, तो हमारे पास दूसरा ग्रह या दूसरा घर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये सारी बातें हो चुकी कौन से ग्रहों की? आंतरिक ग्रहों की, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा बुध, बुध के बाद कौन सा पढ़ा? शुक्र, शुक्र के बाद पढ़ा पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद हमने पढ़ा मंगल। अब चलते हैं जुपिटर की ओर या बृहस्पति की ओर। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, इसी के नाम से हमने बाहरी ग्रहों को किस नाम से बुलाया था? जोवियन प्लैनेट, या जिनको बोला जाता है जायंट प्लैनेट या बड़े ग्रह, बृहस्पति के जैसे ग्रह। तो इनको ये कैसा ग्रह है? सबसे बड़ा ग्रह है। क्या यहाँ पे ठोस सतह आपको देखने को मिलेगी? हमने देखा था बाहरी ग्रहों पे कौन सी सतह आपको देखने को नहीं मिलती? ठोस सतह आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे क्या मौजूद नहीं है? कोई भी ठोस सतह नहीं है। यहाँ पे आज भी बहुत पुराने वाला वायुमंडल आपको देखने को मिलेगा। पुराना वायुमंडल अर्थात जहाँ पे क्या मौजूद थी? बहुत सारी हाइड्रोजन और हीलियम। ये पहले पृथ्वी पे भी मौजूद थी, लेकिन पृथ्वी पे आज बहुत सारी और गैसें आ चुकी हैं। उसका क्या कारण है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ वायुमंडल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आज भी बृहस्पति पे। परिक्रमण काल हमको पता है, जैसे जैसे सूरज से अब दूर जाते जा रहे हैं, परिक्रमण काल क्या होगा? वृद्धि होगी। कितना? अब दिन नहीं, अब कितना लग रहा है? वर्ष लगना शुरू हो गए। और इसको सूर्य की परिक्रमा लगाने में 12 वर्ष का समय लगता है। और 12 वर्ष कौन से? एक वर्ष में यहाँ पे आप मान रहे हो 365 पृथ्वी दिवस। तो ऐसे कितने साल आपको लग जाएंगे? 12 साल आपको लग जाएंगे। इसका मतलब पृथ्वी का एक साल बराबर 1/12 साल किसके? किसके? बृहस्पति के। या मैं यूं कह सकता हूं कि पृथ्वी के 12 साल किसके बराबर होंगे? बृहस्पति का एक साल। इसके कितने उपग्रह आपको देखने को मिल रहे हैं? 75 उपग्रह, 75 सैटेलाइट्स इसके पास हैं। और ये वो उपग्रह हैं जो हमको ज्ञात हैं। यहाँ पे हर बार आप किसी भी किताब में पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये लिखा जाता है कि ज्ञात उपग्रह। चूंकि ये हमसे काफी दूर है, अभी तक खोज चल रही है, हो सकता है कि नया उपग्रह भी इसका मिल जाए। तो अभी तक कितने ज्ञात उपग्रह आपको मिलेंगे? इसके 75 ज्ञात उपग्रह। सबसे बड़ा है? हाँ, सबसे बड़ा है। ठोस सतह आपको देखने को मिलेगी? नहीं, ठोस सतह नहीं है। वायुमंडल में आज भी कौन सी गैसेज हैं? हाइड्रोजन और हीलियम है। परिक्रमण काल बहुत ज्यादा हो गया, 12 वर्ष का हो गया। और कितने उपग्रह हैं? 75 उपग्रह इसके देखने को मिले। बृहस्पति से आगे बढ़े, कौन सा ग्रह? शनि, या जिसको बोला जाता है सैटर्न। शनि ग्रह बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। क्या यहाँ पे ठोस सतह आपको देखने को मिलेगी? नहीं, यहाँ पे कोई ठोस सतह आपको देखने को नहीं मिलेगी। घनत्व ज्यादा होगा या कम? हमको पता है घनत्व बहुत कम होगा, क्योंकि कैसी सतह है? गैसीय सतह आपको मिलेगी। परिक्रमण वर्ष 29 साल के, मतलब यहाँ पे आप 29 साल लगेंगे और वहां पे सिर्फ वो एक साल होगा। मतलब मनुष्य अगर यहाँ पे 29 वर्ष का हो चुका है और वो एक साल उसी का जुड़वा भाई कहाँ पहुंच गया था? उसका जुड़वा भाई पहुंच चुका था शनि में।
शनि पे अगर वो पहुंच गया तो उसका जुड़वा भाई सिर्फ 1 साल का है, और यहाँ पे उसका दूसरा भाई कितने साल का हो चुका है, 29 साल का वो हो चुका है। इसके कितने उपग्रह हैं, 53, 53 ज्ञात उपग्रह इसके मिलेंगे। तो आपसे अगर ये सवाल पूछा जाए कि सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, तो क्या बताएंगे आप, बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। अब आप देखते आ रहे हो, सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, लगातार बड़े ग्रह आपको देखने को मिलेंगे। अब याद आ रहा है वो टेबल जिसमें हमने आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बीच में डिफरेंस किया था, दोनों के बीच में कंपैरिजन किया था। हमने ये पाया था कि आंतरिक ग्रह आकार में कैसे मिलेंगे आपको, छोटे मिलेंगे, जबकि बाहरी ग्रह आपको कैसे मिलेंगे, बड़े मिलेंगे। इससे आगे चलते हैं, इससे आगे आप चलोगे तो इसको बोला जाता है अरुण या यूरेनस। फिर से सबसे बड़ा ग्रह, हाँ सबसे बड़ा, लेकिन कौन से नंबर का, तीसरे नंबर का। अगेन एक और ग्रह था जिसकी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, याद आया, जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, याद आया, तो लिखिए आंसर अभी बताइए मेरे को कमेंट में कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो कहां से कहां घूम रहा है, पूर्व से पश्चिम की ओर। यहां पे परिक्रमण काल कितना हो गया है, 84 वर्ष का हो चुका है। मतलब यहां पे अगर किसी का जुड़वा भाई चला गया तो वो अभी 1 साल का हुआ है, और यहाँ पे उसका जुड़वा भाई कितने साल का हो चुका है, 84 साल का हो चुका है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इसकी खास बात है कि ये 90 डिग्री झुका हुआ है। हम आगे पढ़ेंगे भी कि पृथ्वी कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी का अक्ष आप देखोगे एकदम ऐसे सीधा नहीं है, वो हल्का सा झुका हुआ है, कितना, 23.5 डिग्री। लेकिन यूरेनस का कितना झुका हुआ है, 90 डिग्री झुका हुआ है। ये बात इंपॉर्टेंट है, थोड़ी अलग है, इसलिए हो सकता है कभी प्री में सवाल पूछ लिया जाए। 90 डिग्री अक्ष का झुका हुआ है। यहाँ पे चूंकि सूरज से दूर है, काफी बड़ा ग्रह भी है, तो इसको बोला जाता है आइस जाइंट। जाइंट मतलब बड़ा, और आइस मतलब आपको पता है बर्फ, तो बर्फ से ढका हुआ है ये पूरी तरह से, और सूरज से बहुत दूर है, इस वजह से इसको आइस जाइंट के नाम से भी जाना जाता है। अरुण के बाद दूसरा ग्रह आपको मिलेगा वरुण ग्रह, जो लास्ट है, सूर्य से सबसे दूर भी है। यूरेनस का इसको जुड़वा कहा जाता है क्योंकि यूरेनस जैसा ही है, और यूरेनस जैसा होने के बाद इसका परिक्रमण काल कितना हो गया, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 165 साल आपको देखने को मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जा रहे हैं, लगातार परिक्रमण काल में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। आशा करता हूं सौर मंडल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सूरज के जितने भी ग्रह थे सौर मंडल में, सूरज तारा जो है उसके बाद जितने भी ग्रह हैं वो सब आपने बहुत अच्छे से समझे होंगे। किसको आंतरिक ग्रह कहा जाता है, किसको बाह्य ग्रह कहा जाता है, क्यों बाह्य ग्रह में ठोस सतह नहीं है, उनकी गैसीय सतह है, क्यों वहां पे हाइड्रोजन और हीलियम है, क्यों आंतरिक ग्रहों के पास क्या है, वातावरण है, वायुमंडल है। ये धीमे धीमे हम लोग जब आगे की क्लास पढ़ेंगे ये सब आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी ये कोशिश कीजिए जो मैं यहाँ पे आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप तक पहुंचे, और लगातार अपने नोट्स बनाते रहिए। किताब को कोशिश कीजिए किताब आप खरीद लें, और किताब खरीदने के बाद आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो अलग मजा आएगा, एक अच्छी कंसेप्ट क्लियरिटी आप तक पहुंच जाएगी। आज के लिए इतना ही, इससे आगे की क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं फिर से, स्टडी IQ IAS हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए एक विशेष फाउंडेशन कोर्स लेके आया है, और इस फाउंडेशन कोर्स के बारे में आपको सब कुछ पता ही है। सबसे भारत की जितनी भी विख्यात फैकल्टीज हैं अपने अपने सब्जेक्ट में, जो जो महारथी हैं वो सब यहाँ पे मौजूद रहेंगे आपके साथ, आपकी हमेशा गाइडेंस होती रहेगी। आंसर राइटिंग प्रोग्राम इसमें मिलेगा आपको, मेंटरशिप प्रोग्राम इसमें मिलेगा, और इसमें कोड आपको कौन सा लगाना है, कोड आपको लगाना है MB लाइव। MB लाइव कोर्स कोड लगाते ही ये कोर्स आपको कितने का मिल जाएगा, 18,999 रुपए में। तो अब बिल्कुल समय नहीं है, तुरंत बैच में एनरोल हो जाइए, और नहीं तो क्या होगा, आपकी क्लासेस छूट जाएंगी। फटाफट कीजिए, जितना जल्दी हो सके कोड लगा के कोर्स में एनरोल हो जाइए। कोड आपको लगाना है MB लाइव। थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही करेंगे हम लोग, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे तब यहाँ से आगे शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, और लगातार पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।